हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि भूमिका द्विघात समीकरण की भूमिका समझी थी और उस भूमिका में ये भी समझा था कि भैया द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे और इसकी हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। मतलब हम डेली लाइफ में कई बार हम इसका उपयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि द्विघात समीकरण का उपयोग कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन कब कब आती है वो सारी बातों पर हमने डिस्कशन कर लिया और फिर प्रश्नावली में भी इस प्रकार के प्रश्न आए थे हमारे पास, तो वहां पर भी डिस्कशन किया था। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, ये बात हम पिछली प्रश्नावली में समझ चुके हैं कि किस प्रकार से बीच वाला पद जो होता है उसको विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है और कैसे गुणनखंड इसके ज्ञात किए जा सकते हैं, ये बातें हमने पिछले बार समझी। अब आज की क्लास में हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना और इसी के साथ में सूत्र विधि भी हम समझने वाले हैं कि सूत्र विधि के द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। तो इस प्रश्नावली में जो आगे आने वाली प्रश्नावली है, हमें दो विधियां पढ़ना है इस प्रश्नावली में। कौन सी? एक तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि और एक विधि पढ़ना है हमें सूत्र विधि, और दोनों विधि महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। दोनों विधियों पर बात करेंगे, फिर इसके बाद में ये अगली कक्षा में देखेंगे हम इसका सारांश और वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह अगली कक्षा में देखेंगे। बाकी ये सारी चीजें आज पढ़ने वाले हम। ये इंपॉर्टेंट मतलब इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा ये, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाकर कैसे हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर उदाहरण से पहले हम थोड़ा सा इस विधि को समझ लेते हैं। सुनिए, हमारे पास में जो स्थिति आएगी ना वो दो प्रकार की स्थिति आ सकती है। एक तो x प्लस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये दो सूत्रों का आपको इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। और तीसरा सूत्र भी और जो कॉमन है वो रहेगा ax स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों अलग अलग टाइप के सूत्र है। कई बच्चे समझते हैं कि ये वाला और ये वाला एक ही है, अरे दोनों में अंतर है। यहां पर क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, और यहां पर अलग अलग है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बीच में ऋण लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है और ये बातें आप छोटी क्लास में ही समझ चुके हो, ठीक है। ध्यान देना, ये फार्मूला क्या होता है मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि इसका स्क्वायर कर दो, भाई वर्ग है ना, तो इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो, क्या दिक्कत है। और सबको लिख दो, जितनी भी चीजें लिखी है सबको लिख दो। क्या क्या लिखा है, यहां पर प्लस लिखा है तो प्लस लगा दो, दो लिखा है तो दो भी लिख दो, और x और y सब कुछ लिखा है तो सब कुछ लिख दो, हो गया बात। कई बच्चे इसी में छोटी सी बात में ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहां पर देखना, इसका वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग, भाई वर्ग है तो दोनों का अलग अलग वर्ग कर दो, और जितनी भी चीजें लिखी है सबको लिख दो। क्या लिखा है, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, 2 है, x है, y है, बस हो गया काम। तो ये दो सूत्र है। और तीसरा सूत्र होता है कि x का वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग है ना, तो क्या करो, दोनों को लिख दो और एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, बस हो गया बात। तो ये तीन सूत्र है, तीन सूत्रों का जानना बेहद जरूरी होगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम कि देखिए इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखना, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या किया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, उससे तो कोई फर्क नहीं है। तो आपको ये वाला भी रूप मालूम होना चाहिए, भाई इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये तीन सूत्रों का की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप दिमाग में बात रखो कि भाई ये सूत्र हमें मालूम है, नहीं मालूम है तो आप अच्छे से देख लो, और इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, अच्छे से मालूम होना चाहिए तीनों सूत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। उदाहरण 3 को पूर्ण वर्ग बनाकर बनाने वाली विधि से हल कीजिए।
तो ये हमें तो अभी यहाँ पर विधि समझना है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, उस उदाहरण को भी हम आगे समझ लेंगे। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर एक उदाहरण आया हुआ है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या मूल हल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए मूल हल कीजिए, ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए होना चाहिए, ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है, देखना कैसे आसान काम है। सिंपल सी बात, मैं पहले तो समीकरण लिख देता हूं जो हमें समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, -2 = 0। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, एक पद तो है 2 घात वाला, कितनी 2 घात वाला, एक पद है इसमें 1 घात वाला, कितनी 1 घात वाला, और एक पद है इसमें 0 घात वाला। फिर से वर्ग समीकरण जब भी रहेगा तो आपको 3 ऐसी स्थितियां आएगी। भाई ये पद तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, हर क्वेश्चन में इस चैप्टर का चाहे कोई भी प्रश्न हो, 1/2 वाला पद तो रहेगा ही रहेगा। ये वाला पद हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब जिस पद में 1/1 है वो पद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और 1/1 यहां पर कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है, ये भी पद हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, यही बात समझ में। तो ऐसे 3 पद या 3 से कम पद हो सकते हैं जिसमें से ये पद तो होता ही होता है, और अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए उसमें तो था ऐसा, ठीक है ना, उसमें तो था, आगे भी ऐसा ही होगा। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान देना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि बड़ी आसान है। सबसे पहला काम तो ये देखो कि जो 1 घात वाला पद है ना, 1 घात वाला पद है, वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो आप बोलेंगे कि ऋणात्मक है, बस यही से सोचो आप क्वेश्चन की। अगर ये ऋणात्मक है तो x - y का होल स्क्वायर या ये a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। अगर ये पद ऋणात्मक है तो यही सूत्र लगेगा, और ये हो जाता है, आपको मालूम है कि a² - 2ab + b²। कंफ्यूज मत होना, मैंने यहां पर जो सूत्र बताए थे x और y में बताए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जहां जहां x है वहां पर a रख दो, जहां जहां y है वहां पर b रख दो, तो a और b में सूत्र बन गया ये बात याद रखना। और यदि 1 घात वाला पद अगर धनात्मक है तो हमेशा ये वाला सूत्र लगेगा। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि कब कौन सा सूत्र लगने वाला है। अगर 1 घात वाले पद अगर ऋणात्मक पद है तो ये सूत्र लगेगा। ये अगर धनात्मक अगर मान लिया जाए, यहां पर प्लस होता, सुनिए यहां पर अगर प्लस होता तो फिर ये वाला सूत्र लगता। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब जब ये वाला सूत्र लग ही नहीं रहा तो इसको हटा देता हूं मैं, अगर प्लस होता तब लगता है। ठीक है, अब दूसरा काम देखिए क्या करना है हमें। पहला काम तो हो गया, दूसरा काम क्या करना है। जो x² का जो गुणांक है ना, कौन है x² के साथ में कौन है, तो आप बोलेंगे कि 5 है। कौन है, 5 है। तो x² के साथ में जो भी रहेगा उस संख्या से क्या करो, पूरे में भाग दे दो। x के वर्ग के साथ में जो भी रहेगा, मैंने जिसको छुपा दिया है, इससे पूरे पद में भाग दे दो। क्या करेंगे, 5x का वर्ग बटे 5 - 6x डिवाइडेड बाय 5 और -2 डिवाइडेड बाय 5 और = 0। मेरे ख्याल से यहां पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये पहला पद था जो कि फार्मूला हमने जान लिया कि कौन सा सूत्र लगेगा। अच्छे से समझ लो विधि, अगर हमने अच्छे से समझ ली तो फिर कोई भी क्वेश्चन बना लो, फिर कोई समस्या नहीं है। तरीका मालूम होना चाहिए। हमने 50 क्वेश्चन किए वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने तरीका जाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सही तरीके से अगर हमने समझ लिया तो अच्छा। मुझे एक बात बताओ, जब आप इसी से भाग देंगे तो ये हमेशा ही कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हमेशा कैंसिल होगा भाई, सारे प्रश्न में कैंसिल होगा। ठीक है ना। माइनस यहां पर क्या है, 6
एक्स डिवाइडेड बाय 5 है कि नहीं है? हाँ है ना, 6x डिवाइडेड बाय 5 है। और यहाँ पर क्या हो गया, अगर किसी से कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा तो रहने दो। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखना, हमेशा सारे प्रश्नों में 2 का गुना करना है और 2 से भाग देना है, और 2 से क्या करना है? भाग देना है। सारे प्रश्नों में, हर प्रश्न में, ऐसा नहीं कभी कभी, हमेशा 2 का गुना करना है, 2 का भाग देना। कहां पर? बीच वाले पद में। पहला काम किया हमने, सूत्र को जान लिया कौन सा सूत्र लगने वाला है। दूसरा काम किया कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी रहेगा उससे सभी पदों में भाग दे दिया। ये नियम है और ये नियम को दिमाग में रखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, बीच वाला पद जो है उसमें 2 का गुना भी करना है, 2 का भाग भी देना है। चलो ठीक है, दे दिया इतना भाग। अब अगले पद में क्या करना है, देखिए, एक्स स्क्वायर जैसे के वैसे ही रखो, ऋण जैसे के वैसे ही रखो। ये जो ऊपर वाला 2 है ना, इसको अलग कर दो। आ गई बात समझ में? ऊपर वाला जो 2 है उसको अलग रख दो, सेफ रख दो, उसको काटा पीटी मत करना। ऊपर वाला, मुझे ऊपर वाला 2 चाहिए था, क्यों चाहिए अभी बताऊंगा मैं। 2 चाहिए था, उसको काटा पीटी मत करना। अब बाकी का जो बचा है ना, बाकी का कौन सा बचा हुआ है हमारे पास में? बाकी का बचा है ये वाला, इतना भाग। इसमें काट छाट कर दो अगर कट रहा हो तो। ये 2 को बचा लेना, लेकिन इसको काटना मत। देखिए हम क्या करते, ये जो बचा हुआ है ना, 2 1 2, 2 3 6, इतना हो गया ना। तो आपके पास क्या बचा? 3/5, और x को भी अलग कर दो। फिर से और एक बार, ये 2 को अलग लिख दो, इस x को भी अलग लिख दो, और जितना भी बचा काट छाट करने के बाद में उसको अलग लिख दो। आ गई बात समझ में? और ऋण 2/5 तो पहले से ही है, और बराबरी से 0, बराबरी से 0। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ऋण 2/5 ऐसा लिख दिया और बराबर से 0, जैसे कि वैसे लिखा, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया अभी तक। अब बड़ा आसान काम है, देखना यहां पर देखो, यहां पर 2 को तो छोड़ दो, अलग ही है, 1 से भी अलग ही है, हमेशा करना है ऐसा अलग अलग। अब यहां पर जो भी बचा आपके पास में, कौन बचा है? 3/5 है ना, तो 3/5 का वर्ग इसको जोड़ भी दो, और 3/5 का वर्ग इसको घटा भी दो। किसको? यहां पर जो भी बचेगा ना उसका वर्ग करके जोड़ दो, जोड़ दिया ना, प्लस कर दिया, और इसी का वर्ग करके घटा दो। आपको मालूम है कि किसी भी समीकरण में समान संख्या को जोड़ने पर और उसी को घटाने पर समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस अब देखिए, मेरे को नहीं लग रहा कि यहां तक कोई दिक्कत होगी। अब सोचने वाली बात है कि इतनी माथापच्ची कर क्यों रहे, कर क्यों रहे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इतनी माथापच्ची इसलिए कर रहा है कि देखिए यहां पर ये स्क्वायर है ना, है कि नहीं है? हाँ है ना ये स्क्वायर, तो यहां पर भी ये आना चाहिए। यहां जिसका वर्ग है वो यहां पर आना चाहिए। देखिए यहां पर x का वर्ग है तो वो यहां पर आना चाहिए। आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। यहां पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो देखिए 2 लाने के लिए तो हमने ऊपर नीचे गुना किया था, आ गया 2 भी। अब देखना यहां पर जो भी रहेगा उसका वर्ग होना चाहिए। देखिए यहां पर जो भी है उसका वर्ग होना चाहिए और वो धन में ही होना चाहिए। ऐसा करने के लिए देखिए ये भी आ गया हमारा और ये भी आ गया। और मुझे एक बात बताओ कि इतनी बात को, इतनी चीजों को हम लिख सकते हैं a ऋण b का वर्ग। ये इतनी, ऐसा अगर दिखेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ कि इसको क्या लिखा जाएगा? अरे उस सूत्र से तुलना करो, इस सूत्र से तुलना करो। देखिए a का वर्ग है तो यहां x का वर्ग है, बहुत बढ़िया काम। यहां ऋण है तो यहां पर भी ऋण है, यहां 2 है तो यहां 2 है। a की जगह कौन हो गया? x हो गया। b की जगह कौन हो गया? 3/5 हो गया। तो यहां b का वर्ग है तो 3/5 का वर्ग है। मतलब आप बोल सकते कि a की जगह कौन है? x है, और b की जगह कौन है? 3/5 है।
रख के देख लो तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा। तो इतने इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस ये कितना हो गया, ये इतने को लिखा मैंने, इतने को ऐसा लिख दिया मैंने, इतने को ऐसा लिख दिया, इतने को ठीक है। मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं मैं इसको, ये बात याद रखो, इतने को लिखा मैंने, इतने को ऐसा लिख दिया। अब क्या बच गया आपके पास, इतना बच गया। तो इसको देखो क्या बच गया, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। और 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। और ऋण 2/5। और आपने अगर इसमें से भी और इसमें से भी ऋण को बाहर निकाल दिया तो ऐसा हो गया, और बराबर से कितना हो गया, 0 हो गया। समझने में कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋण है, तो दोनों में से ऋण को बाहर निकाल दिया। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखेंगे कि दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 25 का और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 25 और 5। दोनों संख्या एक साथ किससे विभाजित होती है, 5 से। तो 50 25 5 बार और ये 1 बार। अब किसी से विभाजित हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो इनका सबका गुना कर दो। 5 का 5 में गुना करेंगे तो 25 हो गया, 25 का 1 में गुना करेंगे तो 25 ही आएगा। चलिए ये आ गया। इस 25 से भाग दे दो, किसको, इसको, और जितने भी बार भाग जाएगा उसका इसमें गुना कर दो तो 9 आ गया। धन 50 25 5 बार भाग गया और 5 का इसमें गुना किया तो 10 आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा लघुत्तम कितना आया ये बताओ, कितना आया, 25 आया कि नहीं, 25, ठीक है। यहां पर जो भी संख्या लिखी है उसका गुना कर दो इसमें, 9/25। देखिए 25 से 25 कैंसिल, तो कितना बचा, 9। देखिए 9 लिखा कि नहीं मैंने यहां पर, हाँ लिखा है 9। अब देखिए आपके पास में लघुत्तम कितना आया, 25, और उसमें इसका गुना कर दो, किसका, 2/5 का। और 5 का 5 और 50 25 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ ना। तो फिर 5 दूनी 10 हुआ कि नहीं, हाँ हुआ, तो यहां लिख दिया। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, तो x माइनस 3/5 और ये होल स्क्वायर माइनस 19/25 इतना आ गया, और बराबर से 0। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, सिंपल काम है भाई। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब मजेदार काम है, मैंने छोटा कर दिया इसको। अब देखिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनने वाला है और हम फाइनल स्टेज पर जा रहे हैं। सुनिए, इसका वर्ग ऋण इसका वर्ग, इसको वर्ग के रूप में पहले लिख देता हूं मैं। देखिए x ऋण 3/5 का वर्ग ऋण, मुझे एक बात बताओ कि इसको वर्गमूल 19/5 का वर्ग लिख सकते क्या, तो आप बोलेंगे कि हाँ लिख सकते। कैसा, वर्गमूल 19, आपको मालूम होना चाहिए कि वर्गमूल कोई भी संख्या है यहां पर और उसका वर्ग है, तो इस वर्ग के कारण ये वर्गमूल हट जाता है। आप बोलेंगे कैसे हट जाता भाई, तो बड़ा सिंपल सा काम है। वर्गमूल का मतलब होता है, वर्गमूल इसके अंदर कोई भी संख्या लिखी है, इसका अर्थ होता है कि घात 1/2। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों के कारण गड़बड़े होती है, बातों को अच्छे से जानना जरूरी है। देखिए वर्गमूल x की घात 1/2 का मतलब कितना होता है, घात 1/2। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, ये वर्गमूल का अर्थ क्या होता है भाई, लगा क्यों दिया, घात 1/2, और इसकी घात कितनी है, 2 है, इसका अर्थ ये हुआ। और आपको मालूम है कि घातों पर घाते हो तो घातों का गुना हो जाता है, यानी कि 1/2 गुणित 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी केवल x बचा, बिल्कुल बचा है x। अब देखिए आगे, यानी कि वर्गमूल से वर्ग हट जाता है। तो देखिए ना, इस वर्ग से वर्गमूल हट गया तो 19 आ गया कि नहीं, और 5 का वर्ग कितना होगा, 25। तो आपको सारे प्रश्न में इसको वर्ग के रूप में लिखना है, लिख दिया हमने वर्ग के रूप में, लिख दिया। अब देखिए
ये वाला सूत्र लगेगा। आपको मालूम है कि भाई अगर a प्लस a का वर्ग ऋण b का वर्ग अगर होता है तो a प्लस b और a माइनस b होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो दोनों को लिख दो, दोनों को लिख दो, एक बार प्लस लगा दो, एक बार माइनस लगा दो, बस। अब देखिए हमारे पास में जो स्थिति बनी है, कैसी स्थिति बनी है, इधर लिख रहा हूं मैं, इधर बना रहा हूं, सुनिए। हमारे पास में स्थिति बनी है कि x, देखिए इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह है, तो दोनों को लिख दो, बीच में प्लस लगा दो, दोनों को लिख दो, माइनस लगा दो। तो हमारे पास में भी तो ऐसा ही है, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह है, तो इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो। लिख देता हूं मैं, x ऋण 3/5 और धन वर्गमूल 19/5। क्या किया? इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया, बीच में एक बार प्लस लगा दिया। x ऋण 3/5 और वर्गमूल 19/5 फिर से लिख दिया और एक बार माइनस लगा दिया, ऋण का चिन्ह लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या यहां पर? और बराबर से शून्य। फिर से और एक बार समझ लो, इसका दो संख्या है, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो दोनों को लिख दो, इसको और इसको दोनों को लिख दो और एक बार लिख दो। यहां जो भी रहेगा उसको लिख दो और इसको, और एक बार धन का चिन्ह लगा दो, एक बार ऋण का चिन्ह लगा दो। तो इसका भी वर्ग है तो एक बार इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे। ये लिख दिया, ये धन का चिन्ह लगा दिया, ये लिख दिया और ऋण का चिन्ह लगा दिया। एक बार धन का चिन्ह लगाना है, एक बार ऋण का चिन्ह लगाना है, बस। अब देखिए, इसके बराबरी से 0, x ऋण 3/5 धन वर्गमूल 19/5, ठीक है, ये हो गया। बराबरी से शून्य हो सकता है, या तो फिर इसके बराबरी से शून्य हो सकता है। या लगाना है, या लगाना है 3/5 ऋण वर्गमूल 19/5 बराबरी से शून्य। क्या बोला मैंने? या तो इसके बराबरी से शून्य हो जाएगा या इसके बराबर से शून्य हो जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि या क्यों लगाया भैया, हम और लगाते हमेशा, यहां पर या क्यों लगा दिया? उसका भी एक कारण है। देखिए, मान लिया जाए कि आपके पास कभी जीवन में अगर ऐसी स्थिति आ गई कि दो संख्याएं है, एक संख्या और दूसरी संख्या, और उसका गुणनफल अगर शून्य है, ये तभी संभव है कि या तो a का मान शून्य होना चाहिए तब शून्य हो जाएगा, या तो फिर b का मान शून्य होना चाहिए, या तो दोनों का मान शून्य हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? या तो a का मान a के जगह अगर शून्य रखेंगे तो शून्य हो जाएगा कि नहीं, या तो फिर b का भी मान अगर शून्य होगा तो भी शून्य हो जाएगा। तो दोनों में से एक का शून्य होना जरूरी है, दोनों में से एक का शून्य होना जरूरी है। तो यहां पर भी तो गुना है कि नहीं? तो या तो इसका मान शून्य होगा या तो इसका मान शून्य होगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है भाई, ठीक है। मैथ्स में ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, उसके कारण होते हैं। यहां लिखने का एक कारण है यहां पर, और क्या हो जाएगा, ये सब उधर जाएगा। तो आपको मालूम है कि बाएं पक्ष से कोई भी चीज दाएं पक्ष में जाती है तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। देखिए 3/5 उधर गया तो क्या हो जाएगा, ऋण 3/5 तो धन 3/5 हो गया, और ये हो जाएगा ऋण वर्गमूल 19/5, या x बराबरी से 3/5 ऋण वाला धन में गया और ये भी ऋण वाला धन में गया, तो ये हो जाएगा √19/5। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 तो एलसीएम आ गया, और 3 माइनस वर्गमूल 19, या यहां पर भी 5 लघुत्तम आ गया और 3 धन वर्गमूल 19। लघुत्तम की एक ट्रिक भी याद रख सकते कि अगर जब हर में बराबर हो संख्याएं तो लघुत्तम वही की वही संख्या आएगी, और ऊपर वाली संख्या जैसे कि वैसे उतार दिया जाता है चिन्ह सहित, ऊपर वाली संख्या जैसे कि वैसे उतार दी जाती है। तो अतः x बराबरी से 3 ऋण वर्गमूल 19/5, या x बराबर से 3 धन वर्गमूल 19/5, और ये हो जाएंगे। इसके आंसर यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है,
आप कामा भी लगा सकते, कामा 3 प्लस रूट 19 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगी इसके मूल। ये क्या कहलाते इसके? अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल एक से बराबर से इतना और इतने हो गए, ऐसा एक लाइन में भी आप यहां पर लिख सकते हैं। तो समझ में आ गई क्या प्रोसेस? कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होगी तो अभी एक दो क्वेश्चन में सब स्मूथ हो जाएगा काम, ठीक है ना। चलिए अभी और एक आध क्वेश्चन करेंगे तो फिर फटाफट बनेगा, ठीक है। अभी आप यहां पर देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करिए, और उदाहरण एक मिल गया हमें। भले टाइम लगे, लेकिन सुनिए टाइम लगेगा, एक एक बात को समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर बातें समझ में आ गई है, हो सकता कि आपसे बन रहा, अच्छे से बन रहा है, लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ बातें ऐसी बताता हूं कि जो इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी सी बातें, ठीक है, जो आपको मैथ सबको अच्छा बनाने के लिए क्या करती है, सपोर्ट करती है। याद रखना आप, जो छोटी छोटी बातें होती है बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती है। देखना आप यहां पर ध्यान देना, इधर सेम काम कोई माथापच्ची नहीं करना है, जैसा पहले किया वही का वही काम करना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो समीकरण लिख देता हूं जैसे कि वैसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मुझे ये मालूम है कि भाई x का गुणांक जो है वो धनात्मक है, तो धन वाला सूत्र लगेगा। पिछले बार कौन सा सूत्र लगा था? ऋण वाला सूत्र लगा था, ये वाला, ये बीच में माइनस वाला। अब लगेगा धन वाला सूत्र, ये भी अच्छा काम हो गया। दोनों तरीके के क्वेश्चन अपने को देखने को मिल गए। होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, फिर उसके बाद मजा आएगा, ठीक है ना। पहले जगह बना लूं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जगह बन गई। अब ध्यान देना, इधर ये वाला सूत्र लगने वाला है यहां पर। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान देना, इधर मैंने क्या बोला था कि पहले आइडेंटिफाई कर लो, पहले जान लो कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो हम जान चुके हैं कि x का गुणांक धनात्मक है, इसलिए धन वाला सूत्र लगेगा, ऋण वाला नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा काम क्या बताया था मैंने? जो x का वर्ग रहेगा उसका गुणांक रहेगा, उससे पूरे समीकरण को भाग दे दो, हर एक पद को भाग दे दो। 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है। और ये पहला पद तो हमेशा कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन में कैंसिल होगा। और हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू 0। इतना बच गया, केवल 4 से 4 कैंसिल कर दिया। अब ध्यान देना, पहला काम कौन सा सूत्र लगेगा, दूसरा काम x का वर्ग के साथ में जो भी रहेगा उससे हर पद को भाग दे देना है, और तीसरा काम क्या करना है, यहां पर इसके गुणे में 2 का गुणा भी करो और 2 से भाग भी दो। हमेशा करना है ऐसा काम, सारे क्वेश्चन में करना है। और अगला काम जो होने वाला, ये बड़ा पावरफुल काम है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। यहां पर 2 को बचा लो और बाकी ये पूरा का पूरा एक साथ लिख दो। देखिए मैंने क्या बोला, 2 को बचा लो, 2 को बचा लो। ये बचा लिया भैया मैंने 2 को। क्यों बचा लो? वो इसलिए बचा लो क्योंकि यहां पर सूत्र में 2 है, इसलिए 2 की हमें जरूरत पड़ेगी। और बाकी जो बचा है वो कितना है, 3/4 दूनी 8। ये कुछ नहीं, मतलब गुना है, याद रखना। 4 दूनी 8 x धन 5/4। थोड़ा सा गैप दे दो भैया, यहां पर थोड़ा सा नहीं, 2 स्टेप लिख सके, 2 पद लिख सके, इतना गैप दे दो। क्या किया मैंने, ये जैसे के वैसे लिखा, ये 2 को अलग रख दिया, बाकी जो संख्या है उसकी गणना की। कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, कोई कैंसिल नहीं हो रहा इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। x को अलग रखो और ऐसा कर दो। अब देखना, इसका वर्ग, a का वर्ग धन 2ab, सुनिए 2ab, x का वर्ग धन 2x और ये आ गया। यहां पर जो भी बचेगा ना आपके पास, यहां पर जो भी बचा ये वाला,
देखिए यहां पर जो है वो यहां पर भी है और 2 भी है, ठीक है। यहां जो भी है वो यहां 2 भी है और ये भी है। जो b है ना, तो b का वर्ग भी करना है आपको। कहने का मतलब ये जो लाल गोले के अंदर है ना लिखा हुआ, 2 को छोड़ दो और 100 को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा है ना उसका वर्ग कर दो। आई बात समझ में? क्या बचा है अपने पास? 3/8, इसका वर्ग करके जोड़ दो। अच्छा ये हटा दिया क्या मैंने? हाँ, और इसी का वर्ग करके घटा भी दो। और 5/4 तो पहले से लिखा था, बराबर से 0 हो गया। क्या किया मैंने? यहां जो भी बचा है उसका वर्ग करके जोड़ भी दिया और उसी को घटा भी दिया, और ये 5/4 और 0 तो पहले से लिखा ही था, जैसे कि वैसे लिखा है। अब देखिए ये इस सूत्र के जैसा बन गया, इस सूत्र के जैसा बन गया, यहां से लेके यहां तक देखो आप, ठीक है। यहां तक देखिए आप, ध्यान देना इधर। a² + 2ab + b², a की जगह x है आपके पास, देखना यही वाला सूत्र पढ़ रहा हूं मैं। a की जगह कौन है? x है, और b की जगह कौन है? 3/8 है। देखना a का वर्ग धन 2ab, तो फिर b का वर्ग है, ये b बोला मैंने तो इसका वर्ग है। तो इतनी बात को क्या लिख सकते हैं आप? इतनी बात को लिख सकते हैं x + 3/8 का होल स्क्वायर, माइनस जैसे कि वैसे कर रहा हूं मैं। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9/8 का वर्ग कितना हो गया? 64, और धन 5/4, इतना हो गया, और बराबर इसे 0। कोई समस्या है क्या? कुछ नहीं भाई, 3 का वर्ग 9 हो गया और 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 हो गया। अब ध्यान देना इधर, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। मैं क्या करता हूं, इसमें से दोनों में से ऋण चिन्ह को बाहर निकाल देता हूं। मुझे एक बात बताओ कि इसमें से मैंने ऋण चिन्ह निकाल दिया तो अंदर धन चिन्ह बच गया ना। और ये धन चिन्ह जो होता है 2 ऋण चिन्ह मिलके बनता है, जो धन चिन्ह होता है वो 2 ऋण चिन्ह मिलके बनता है। तो एक ऋण चिन्ह तो बाहर निकल गया, तो यहां पर क्या बचा? धन की जगह अब ऋण चिन्ह बचा। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? याद रखना कि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो क्या करना चाहिए कि जो पहला पद है ऋणात्मक है ना, तो ऋण को बाहर निकाल दो, तो अपने को इतनी गणना करने में आसानी जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान देना इधर, 64 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 64 और 4 का लघुत्तम आपको मालूम है कि दोनों संख्या किससे विभाजित हो सकती है? 4 से। तो 4 का 4, 4 6 24, और ये एक बार हो गया। अब दोनों संख्या किसी से विभाजित हो रही क्या? तो नहीं हो रही भैया, एक को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं हो रही, तो इनका सबका गुना कर दो। 16 चौक 64 और 64 गुणित 1 64। तो बड़ा सिंपल सा मामला है, इसका जो लघुत्तम आएगा 64 आ जाएगा। 3/8 का स्क्वायर माइनस लघुत्तम जो आएगा वो कितना आएगा? 64। इससे भाग देंगे तो एक बार भाग गया, अरे 9 ऋण 4 से 16 बार भाग गया, और 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80 हो गया, ठीक है। 5 6 30 और 5 और 3 8, ठीक है, इतना हो गया, और बराबर इसे 0 हो गया। कोई समस्या है क्या यहां तक? कोई समस्या है क्या यहां तक? कोई समस्या नहीं है, ठीक। चलिए अब ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू x धन 3/8 का वर्ग ऋण 9 में से 80 को घटाया तो कितना हो गया? 9 में से 80 को घटाया तो कितना हो गया? तो आप बोलेंगे कि ये तो 71 हो गया, ऋण 71 और बटे 64 और बराबर से 0। तो हम यहां पर बोल सकते कि x धन 3/8 का वर्ग ऋण और ऋण हो गया धन 71/64 और बराबर से 0। इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x धन 3/8 का वर्ग धन वर्गमूल 71/8 इसका वर्ग बराबर से 0। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग सकता है क्या? लग सकता है क्या? हाँ या ना बोलो। इसका सूत्र नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता?
ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, यहां पर क्या आ गया, धन आ गया, समस्या हो गई, समस्या हो गई। तो हम यहां पर सूत्र लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। जब नहीं लगा सकते तो इसके मूल वास्तविक हो सकते क्या, इसके और भी कारण है, ये बातें मैं बाद में बताऊंगा। मूल वास्तविक हो सकते कि नहीं हो सकते, ये बातें बाद में बताऊंगा। तो हम केवल यहां पर बोलेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। देखिए इस बात को हम सूत्र विधि वाले में समझेंगे कि वास्तविक क्यों नहीं है। अभी केवल सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि जब भी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का सूत्र अगर नहीं लग सकता तो मूल वास्तविक नहीं होगी। कहने का मतलब यहां पर धन की जगह क्या आना चाहिए, ऋण आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था ना, ये यहां पर ऋण आया था देखिए। और जब भी ऋण आएगा तो आगे हल करना है, और यहां पर अगर ऋण नहीं आया तो सिर्फ एक लाइन लिख देना कि भैया इसके मूल वास्तविक नहीं होगे, और क्यों नहीं होगे उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक ठीक ठीक, ओके। अब यहां पर ध्यान देना, सूत्र विधि की बात करते हैं अब कि भैया सूत्र होता क्या है, ध्यान से समझो। सूत्र विधि को हमें समझना है। मुझे एक बात बताओ कि क्या आप सभी लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0 होता है, ये वर्ग समीकरण का व्यापक रूप है। वर्ग समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। व्यापक रूप, व्यापक रूप किसको बोलते हैं, व्यापक रूप किसको बोलते हैं? व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है छाचा, फर्मा। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण बताता हूं मैं। घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती कि नहीं, और ईंट कैसे बनती है, देखिए कभी आपने ईंट बनते हुए, ईंट बनती है, इसका एक क्या होता है, छाचा होता है। क्या होता है, एक छाचा होता है। छाचा कैसा होता है, एक फिक्स फर्मा बना दिया जाता है, फर्मा बना दिया जाता है। ये सब दूर से पांचों तरफ से क्या होता है, बंद होता है, ऊपर से ओपन होता है। क्या किया जाता है, मिट्टी को रौंदा जाता है और थोड़ा अच्छे तरीके से बना लिया जाता है, जो भी प्रोसेस है, और इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। डालने के अंदर टिप दिया जाता है, तो इसको जब फर्मे को हटाएंगे तो ईंट बन जाएगी, इसी के माप की ईंट बन जाएगी। दूसरी ईंट बनाना है तो इसी में डालेंगे, तीसरी ईंट बनाना है तो इसी में डालेंगे, हमेशा ईंट ही बनेगी। जब इसके अंदर डालेंगे, फर्मा एक ही है तो ईंट ही बनना है हमेशा, तो ईंट के फर्मे में डालेंगे तो ईंट बनेगी। सेम ऐसा ये जो छाचा है वो किसका है, वर्ग समीकरण का छाचा है। वर्ग समीकरण का कैसे है, जहां पर ए का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था जब अपना चैप्टर यहां पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और ए बी तथा सी का मान क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। आई बात समझ में। अब आप बोलेंगे कि कैसे, मैंने क्या बोला, ए का मान 0 मत रखना, उसको छोड़कर आपके दिमाग में जितनी भी संख्याएं है, वास्तविक संख्या, वर्गमूल के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो दिमाग में आ सकती है वो रख दो। मेरे दिमाग में आया कि मैं ए का मान रख देता हूं 5/7 और x का वर्ग जैसे कि वैसे, बी का मान रख देता हूं ऋण वर्गमूल 3 और x जैसे कि वैसे, और सी का मान रख देता हूं -8 और बराबर से 0। ये बन गया वर्ग समीकरण। आई बात समझ में। मुझे ऐसा लग रहा कि ए का मान मैं रख देता हूं, क्या रख दूं भाई, तो 4 रख देता हूं, x का वर्ग रख दिया, बी का मान 0 रख दिया, चलो रख दिया मैंने 0, और सी का मान रख दिया था मैंने 4 रख देता हूं, 6 रख देता हूं, और बराबर से 0। तो 4x का वर्ग, ये तो 0 हो गया, धन 6 बराबर से 0। ये भी वर्ग समीकरण बन गया। अब आप बोलेंगे कि यहां पर b का मान 0 क्यों रख दिया, 0 के लिए तो मना किया था। अरे 0 के लिए मैंने मना किया, a का मान 0 नहीं रख सकते आप, b और c का मान 0 रख सकते। b और c का मान चाहे कोई भी वास्तविक संख्या रखो, और a का भी मान कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते, केवल 0 नहीं रखना। केवल a का मान 0 नहीं आ सकता, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है बस। तो ऐसे आप a b c के मान रखते जाओ और नए नए समीकरण आपके पास बनते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक फर्मा बन गया, और इसी फर्मे को ही तो व्यापक रूप बोला जाता है, जनरल फॉर्म। क्या बोला जाता है, जनरल फॉर्म।
जनरल फॉर्म ये होता है। मैं आपको बता दूं कि हमें गर्व होना चाहिए कि भारतीय गणितज्ञ थे कौन, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य याद रखना, श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य जी ने ये सबसे पहले सोचा कि भैया ये जो वर्ग समीकरण का व्यापक रूप है इसका एक सूत्र बनाया जाए। गुणनखंड करने में हमें दिक्कत जाती है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने में हमें दिक्कत जाती है, तो इसका एक सूत्र बना दिया जाए जिससे सारी परेशानी खत्म हो जाए। तो वर्ग समीकरण को हल करने की जितनी भी परेशानियां हैं श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र बनाकर खत्म कर दी। और वो भारतीय गणितज्ञ है, इसलिए हमें उन पर गर्व भी होना चाहिए। आई बात समझ में? तो याद भी रखना है आपको, श्रीधराचार्य जी ने फार्मूला बनाया था द्विघात समीकरण का। ठीक है, हमारे नॉलेज के लिए ये बात मालूम होना चाहिए। और वो सूत्र कैसा बनाया था उन्होंने, सोचिए आप जरा, आप यहां पर सोचिए कि ये x का वर्ग धन, मैं फिर से लिख देता हूं, सूत्र बनाने की हम यहां पर कोशिश करते, ये x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उन्होंने बोला कि एक काम करो यार, आप तो c को उधर कर दो, ये x स्क्वायर प्लस bx बराबर इसे क्या कर दो, ऋण c कर दो। उन्होंने बोला कि हम क्या करते, 4a का दोनों पक्षों में गुना कर देते। दोनों पक्षों में किसका गुना कर देते, 4a का गुना कर देते। तो दोनों पक्षों में 4a का गुना करने पर, क्यों किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं अगर इसको पूर्ण वर्ग बना दूं, क्या बना दूं, पूर्ण वर्ग बना दूं, तो इसका सूत्र बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। जो विधि हमने पढ़ी ना अभी, उससे आसान हो जाएगा काम। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उन्होंने 4a का गुना किया। देखिए इसमें 4a का गुना करूंगा तो 4a का वर्ग x का वर्ग हो जाएगा। अरे ये x का वर्ग में 4a का गुना करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 4a गुणित a का वर्ग और x का वर्ग। इसमें भी 4a का गुना कर दिया bx, और बराबर इसे इसमें भी 4a का गुना कर दिया। ऐसा काम किया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम b का वर्ग कर देंगे। b का वर्ग को दोनों पक्षों में b स्क्वायर को जोड़ने पर, उन्होंने जोड़ दिया भैया दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे उनके दिमाग में आया कि किसको जोड़ना है किसको घटाना है। तो उनने ये सोच के किया, ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ दिया कुछ भी घटा दिया। उन्होंने ये सोच के बनाया कि ये पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाना चाहिए। देखिए अब कैसे बना, यहां पर ये x का स्क्वायर हो गया कि नहीं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं। कैसे, 2 का वर्ग 4 हो गया, a का वर्ग हो गया, x का वर्ग हो गया, लिख दिया ना ऐसा, ठीक है। प्लस यहां पर 2ax है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, 2ax आना चाहिए, और यहां पर 2 भी आना चाहिए, और b को अलग लिख दिया उन्होंने, और प्लस b स्क्वायर कर दिया। अभी समझा रहा हूं मैं कि क्या मामला हुआ होगा उस समय में श्रीधराचार्य जी के साथ में। देखना, उन्होंने ये दिमाग लगाया, उन्होंने ये सोचा कि भैया पूर्ण वर्ग तभी बनता है कि जब a प्लस b का वर्ग बराबर से a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग होगा। फिर से देखना, आप सूत्र बनते जा रहा। देखना, यहां पर जो भी रहेगा उसका वर्ग होना चाहिए, यहां जो भी रहेगा उसका वर्ग होना चाहिए, और 2ab आना चाहिए। यहां पर जो भी रहेगा देखिए इसका वर्ग, और वो यहां पर भी होना चाहिए, इसका वर्ग और वो यहां पर भी होना चाहिए, और साथ में 2 भी होना चाहिए। ये दिमाग लगाया उन्होंने, ये इसके बारे में सोचा उन्होंने। और इतनी बात को इस सूत्र के अनुसार हम लिख सकते हैं 2ax प्लस b का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल लिखा जा सकता भाई। इतने को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको मालूम है, थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं इसको, थोड़ा सा जगह बना लूं, फिर उसके बाद में बता रहा हूं मैं कि क्या मामला यहां पर बन रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि x का वर्ग बराबरी से अगर मान लिया जाए कि a का वर्ग है, तो x बराबरी से क्या होता है, प्लस माइनस a होता है। आप बोलेंगे कैसे, प्लस माइनस कहां से आ गया भाई, x बराबर से ये तो समझ में आ रहा कि दोनों पक्षों का वर्ग हटा दिया तो x बराबर से ये हो गया। प्लस माइनस कहां से आया, इस बात को, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखना, यहां पर प्लस माइनस क्यों आया, आपको मालूम है कि ए स्क्वायर इधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर से 0। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग क्या होता है, एक से ऋण ए और एक से धन ए होता है कि नहीं, बराबर से 0। तो ये माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक से बराबर से ये हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो ऋण ये हो जाएगा। तो आ गया कि नहीं कि एक से बराबर से धन ये और ये ऋण ये आया कि नहीं। तो सेम वही बात हो गई यहां पर भी। जब श्रीधराचार्य जी ने दोनों का वर्गमूल लिया तो 2ax प्लस बी बराबरी से धन ऋण, इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, b का वर्ग ऋण 4ac, इतना आ गया। फिर उन्होंने बोला भैया b को उधर खिसका दो, तो 2ax बराबर से क्या हो जाएगा, b उधर गया तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 2a का क्रॉस मल्टीप्लेशन कर दो, 2a का क्रॉस तिरछा गुना कर दो। आपको मालूम है कि कभी भी गुने वाली संख्या हमेशा नीचे जाती है, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, ऋण b धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac डिवाइडेड बाय 2a 2a, और ये बन गया श्रीधराचार्य सूत्र। याद रखना, इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ग समीकरण का सूत्र भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण का सूत्र, और साथ ही साथ में श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। इनके सम्मान में, इनके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दो नामों से इसको पहचानते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। आपको अगर श्रीधराचार्य सूत्र बोला जाए तो याद रखना कि भैया यही वाला सूत्र है, और जब ये सूत्र बना तो इससे प्रश्नों को हल करना बिल्कुल आसान हो गया। अभी देखना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातों को आप नोट करना, मैं इसको अभी हटा रहा हूं, वीडियो को रोक लेना बाद में, और ये सारी बातें नोट कर लेना। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बात, ठीक है। मैंने अभी सूत्र यहां पर बनाया तो श्रीधराचार्य जी ने, हमने उसको पढ़ा अभी, है ना। x बराबरी से हमने क्या किया, ऋण b धन ऋण वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये बना दिया श्रीधराचार्य जी ने, सूत्र बना दिया, ठीक है। ये जो वर्गमूल के साथ में एक समस्या होती है गणित में, याद रखना, जो वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल में एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, जीवन भर याद रखने वाली बात बता रहा हूं मैं भैया। वर्गमूल के अंदर धनात्मक संख्या रहे तो बढ़िया काम है, और गलती से भी अगर ऋणात्मक संख्या आ गई तो बड़ा गड़बड़ काम है। क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि ये वास्तविक संख्या नहीं होती है, वास्तविक संख्या नहीं होगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। याद रखना, जब भी वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ गई तो संख्या वास्तविक नहीं कहलाती है। सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा होगा यार, ऋणात्मक से ऐसा क्या दुश्मनी है वर्गमूल की, और ये वास्तविक संख्या होती है। धनात्मक अगर रहेगा तो वास्तविक संख्या होती है।
सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा होता होगा। तो थोड़ा सा आप सोचिए कि मेरे पास में अगर x का वर्ग है और बराबर से 4 है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि धन 2 भी हो सकता है और ऋण 2 भी हो सकता है। कैसे? आप धन 2 रखेंगे x का मान, तो 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं, और ऋण 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण और ऋण क्या हो गया? धन हो गया, ये भी 4 आ गया। यानी कि x का मान धन भी 2 हो सकता है, ऋण 2 भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन समस्या है, अगर मान लिया जाए भाई हमारे पास में यहां पर क्या स्थिति बन रही, x बराबर से धन ऋण वर्गमूल 4 बन गया। इसीलिए तो x का मान हम बोल सकते कि धन ऋण 2 आया कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि x का वर्ग बराबरी से अगर ऋण 4 आ गया, अब दुनिया की कोई भी संख्या रख के देख लो, आप कोई भी वास्तविक संख्या रखो, काल्पनिक की बात नहीं कर रहा मैं, सम्मिश्र की बात नहीं कर रहा, वो 11th क्लास के बाद में आएगा। अभी काल्पनिक की बात नहीं कर रहे अभी हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं, और 10th क्लास में वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्याओं के आगे नहीं जाना है मैं अभी 10th क्लास में। तो कोई भी दुनिया की वास्तविक संख्या मुझे एक बात बताओ कि x की जगह रखोगे तो ऋण 4 आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। और जब नहीं आ सकता है तो x बराबरी से वर्गमूल ऋण 4 ऐसा होगा। तो ये वास्तविक संख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। यही कारण है कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या जब भी आ जाए तो गड़बड़ है, वास्तविक संख्या नहीं आएगी। इस बात को मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद में यही कहानियाँ शुरू होने वाली है कि भैया वास्तविक संख्या होगी नहीं होगी, तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आई तो नहीं होगी, बस सीधी बात ये है। तो फिर क्या होगा? बस वही पर प्रश्न को लिख के छोड़ देना है। तो सारा जो खेल है ना, सारा जो खेल है वो इसी के अंदर है। किसके अंदर? धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा? धनात्मक का मतलब ये हुआ, धनात्मक का मतलब ये हुआ, ये मेरे पास संख्या रेखा है 0 1 2 3, तो ये सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते संख्या रेखा। और ये क्या है? ऋणात्मक है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, और इसी प्रकार से इधर भी, और इसी प्रकार से इधर भी। अब इस संख्या रेखा में 0 से बड़ी संख्या, सुनिए, ये वाली संख्या जो है वो कैसी है? 0 से बड़ी संख्याएं है, और ये वाली जो संख्या है वो क्या है? 0 से छोटी संख्या है। मतलब ये वाली जो संख्या है वो क्या है? 0 से छोटी संख्या है, और ये वाली जो संख्या है वो 0 से बड़ी संख्या है। ये वाली क्या है? 0 से बड़ी संख्या है कि नहीं है? जब भी 0 से छोटी संख्या होगी तो ये दिमाग में रखो बात कि जो संख्या 0 से छोटी है वो ऋणात्मक संख्या होती है, जो संख्या 0 से बड़ी होती है वो धनात्मक संख्या होती है। इस बात को हमेशा जीवन भर याद रखना आप। अब ध्यान देना, इधर जो अंदर है ना ये इसको बोला जाता है विविक्त कर। क्या बोला जाता है? विविक्त कर। विविक्त कर किसको? वर्गमूल के अंदर लिखा है उसको, या इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। स्पेलिंग पर मत जाना, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है इधर। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से सही है। डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इसको। अब जब डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है तो इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? डी से बोला जाएगा। किससे प्रदर्शित किया जाता है? डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो डी होता है ना वो क्या होता है? बी का वर्ग ऋण 4ac। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी बातें लिखी है ना उसको डी बोला जाता है। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न गारंटेड है, एग्जाम में आता है, गारंटेड ही बोल दो आप। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है। मैंने तो अभी तक पेपर नहीं देखा कि जो इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न न दिखा हो। आता ही आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या बोला जाता है? भैया डी का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है।
शून्य से छोटा का मतलब ऋणात्मक, तो वास्तविक मूल नहीं होगी। ऐसे उस पर अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसको क्या बोला जाता है? डी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपके पास में क्या आ गया? तब x बराबर इसे क्या होगा? ऋण बी धन ऋण वर्गमूल डी डिवाइडेड बाय 2a, इतना हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है? इतना हो जाता है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस, एक बार धन चिन्ह ले लो, डिवाइडेड बाय 2a, और एक बार ऋण चिन्ह ले लो, ऋण बी धन वर्गमूल डी और डिवाइडेड बाय 2a। तो इस प्रकार से दो मूल आते हैं और इसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे और कि कैसे मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो ये बात याद रखो, जो बातें मैंने आज बताई है वो इसके लिए भी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी, मैंने जो बातें बताई है उसमें आपके बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर होते हैं। ठीक है ना, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम इसके क्वेश्चन। ठीक है, पूरे क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल्स है वो भी पढ़ेंगे, वो भी समझेंगे हम एक एक क्वेश्चन, और सारी चीजें हम अगली क्लास में करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस भी अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।